हमने जैसा आपसे कहा था कि हमारे फिजिक्स क्लास 12th की 1 मई से आपको मिलने लगेगी। तो आज से ये पूरा जो है चालू हो गया है और फर्स्ट इकाई जो है हमारा इकाई 1 है, उसमें अध्याय 1 विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी तक आपने क्या पढ़ा था 11th में? गुरुत्वाकर्षण यांत्रिकी के बारे में पूरा पढ़ा था, लेकिन 12th में आप क्या पढ़ेंगे? पूरी दूसरी तरह की फिजिक्स आप पढ़ेंगे, जिसमें आप विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, विद्युत आवेश के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश तरंगों के बारे में पढ़ेंगे और आधुनिक भौतिकी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इस चैप्टर में शुरुआत करते हैं विद्युत आवेश। विद्युत आवेश आखिर है क्या? इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं कि जैसे सामान्य सी बात है, आप लोग जानते हैं कि जब एक कांच की छड़ को, या कि कह सकते हैं आप सामान्य सी बात कर रहे हैं, तो एक कंघा लीजिए और उसको अपने बाल से रगड़िए तो देखेंगे ये छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर क्या कागज के क्या करता है? आकर्षित करता है। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए हम एक कांच की छड़ लेते हैं, उसको हम कपड़े से रगड़ते हैं तो वो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। और इसी की जगह अगर हम कोई एक रबड़ की छड़ ले ले तो वो भी क्या करेगा? छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षित करेगा, जिसके कारण उसमें कहने का मतलब वो कागज के टुकड़ों को क्या करता है? चिपका लेता है। अगर मान लीजिए हम ये करें कि अगर ये जैसे मान लीजिए एक रबड़ की छड़ है, अगर इसको हम कपड़े से नहीं रगड़ते हैं तो कागज के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है। लेकिन अगर इसी को मान लीजिए हम कपड़े से इसको रगड़ा तो ये कागज के टुकड़े के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या किया? अपनी ओर क्या कर दिया? आकर्षित कर लेता है। तो हम कहने का मतलब ये हो गया कि ये क्या हो गया? आवेशित। ये रबड़ की जो छड़ थी क्या हो गई? आवेशित हो गई। जब आवेशित हो गई तो ये कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कर रहा है? चिपका ले रहा। अब यहाँ पर चिपकाने की बात है गई, मतलब कि जैसे हम मार्कर से लिखते हैं तो यहाँ पर देखिए अक्षर क्या होते हैं, यहाँ पर क्या इसका जो स्याही है इस पर बोर्ड में क्या होती है? चिपक जाती है। आप जैसे एक नट है उसमें बोल्ट कसते हैं तो वो भी क्या करता है? उसको चिपका लेता है। कमरा है, कमरे की छत में आप पेंट करते हैं तो पेंट भी उसमें क्या होता है? चिपक जाता है। तो यहाँ पर चिपकने से अर्थ क्या हो गया? कि वो आवेशित हो गया, उसमें विद्युत आवेश उत्पन्न हो गया। एक प्रकार से हमने गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ा था। गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे प्रकार का बल होता है। एक बहुत बड़ा पिंड जैसे पृथ्वी हो गई, वो अपने छोटे छोटे पिंडों को अपनी ओर क्या करती है? आकर्षित करती है। उसी प्रकार से विद्युत बल भी यहाँ पर क्या है? एक दूसरे प्रकार का बल है। चारों तरफ क्या है? विद्युत बल क्या है? विद्युत बल जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल के 10⁻39 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है, जिसके कारण हमको कहने का मतलब ये हो गया कि प्रकृति में पूरे हाथ सभी जगह ये क्या है? विद्युत बल विद्यमान होना चाहिए। लेकिन प्रकृति में भी इस प्रकार से ऐसे होता है कि सभी जगह विद्यमान नहीं होता है। तो हम बात कर रहे थे कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है कमजोर बल होता है, लेकिन स्थिर विद्युत बल उस गुरुत्वाकर्षण बल के 10⁻39 गुना होता है। इसी प्रकार देखें तो प्रकृति में सभी जगह, संसार में सभी जगह विद्युतीय बल विद्यमान होना चाहिए। लेकिन प्रकृति ने एक ऐसी व्यवस्था की है कि प्रत्येक पदार्थ में जितना धनावेश की मात्रा होगी उतना ही क्या होगी? ऋणावेश की मात्रा, जिसके कारण जब धनावेश और ऋणावेश की मात्रा आपस में क्या है? जब बराबर है तो वो पूरी तरह विद्युत उदासीन, क्योंकि प्लस और माइनस अगर समान मात्रा में उनको योग किया जाए, उनको मिलाया जाए तो क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। जिसके कारण प्रकृति में विद्यमान पदार्थ में, प्रकृति में पदार्थ क्या होता है? पूरी तरह क्या होता है? उदासीन होता है। जब तक उसको किसी तरीके से आवेशित न किया जाए, चाहे रगड़ कर, चाहे चालन द्वारा या प्रेरण द्वारा, उसको जब तक आवेशित नहीं किया जाएगा तब तक उसको उसमें विद्युत आवेश उत्पन्न नहीं होगा। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं विद्युत आवेश आखिर है क्या? विद्युत आवेश, विद्युतीय आवेश पदार्थ में आया हुआ वह गुण है जिसके कारण वह दूसरे पदार्थ पर बल आरोपित कर सकता है। एक बार फिर से सुनिए, क्या कह रहे हैं? विद्युतीय आवेश पदार्थ में आया हुआ वह गुण है जिसके कारण वह दूसरे पदार्थ पर बल आरोपित कर सकता है। विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। एसआई पद्धति में इसका मात्रक कूलाम होता है। इसे सी द्वारा दर्शाया जाता है। अब यहाँ पर आवेश की बात तो हो गई। आवेश अब जैसे मान लीजिए उत्पन्न कैसे हुआ? हमने बताया कि कांच की छड़ लिया, इसको कपड़े से रगड़ा तो उस पर क्या, वो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित करता है। अर्थात कहने का मतलब वो क्या हो गया? आवेशित हो गया। अब जैसे मान लीजिए वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया, हमने कांच की छड़ लिया, उसको कपड़े से रगड़ा और कपड़े से रगड़ने के बाद उसको यहाँ पर लटका दिया।
ये कांच की छड़ हो गई की छड़। हमने दूसरा एक प्लास्टिक की कोई छड़ लिया, उसको भी कपड़े से रगड़ा, रबड़ की छड़ लिया, उसको भी यहां पर लटका दिया, रबड़ की छड़। अब हम देखते हैं कि कांच की छड़ भी आवेशित हो गई, रबड़ की छड़ भी आवेशित हो गई। ये भी क्या करता है, उसको अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, एक दूसरे को, कागज के टुकड़े को आकर्षित करता है। अब हम देखते हैं जब इनको नजदीक लाते हैं तो ये एक दूसरे को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। जब ये एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, अब एक दूसरे वैज्ञानिकों ने फिर से प्रयोग किया, दूसरा प्रयोग किया। उन्होंने एक कांच की छड़ लिया, उसको फिर से कपड़े से रगड़ा, वो कांच की छड़ क्या हो गई, आवेशित हो गई। जब आवेशित हो गई तो दूसरी भी एक कांच की छड़ ली, उसको भी कपड़े से रगड़ा, वो भी क्या हो गई, आवेशित हो गई। अब यहां पर देखते हैं कि यहां पर कांच और रबड़ की छड़ थी, एक दूसरे को आकर्षित कर रही थी, लेकिन यहां पर इसका उल्टा हो गया, यहां पर एक दूसरे को क्या कर रही हैं, प्रतिकर्षित कर रही हैं। इसी प्रकार से हम फिर से क्या लिए, एक रबड़ की छड़ लिया, उसको हमने कपड़े से रगड़ा, दूसरी रबड़ की छड़ लिया, उसको भी हमने कपड़े से रगड़ा, ये भी रबड़ की छड़, ये भी आवेशित हो गई। अब ये भी एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिकर्षित करती हैं। तो अब यहां पर हमको दो प्रकार के आवेश मिल गए। तो यहाँ पर आवेश अब कितने प्रकार का हो गया, दो प्रकार का आवेश हो गया। एक कौन सा, धनावेश, और एक और कौन सा हो गया, ऋणावेश। तो अब यहां पर आवेश हमने दो प्रकार का पढ़ा, आवेश के प्रकार। आवेश हमने कितने प्रकार का पढ़ा, दो प्रकार का। अब जैसे आवेश उत्पन्न हुआ तो उसका नामकरण भी करना चाहिए, तो यहाँ पर आवेश कितने प्रकार का हो गया, दो प्रकार का। उन आवेशों का नाम क्या दिया गया, नंबर एक क्या है हमारा, धनावेश, और नंबर दूसरा क्या है हमारा, ऋणावेश। अब देखिए, अब हमारे पास धनावेश और ऋणावेश। अब आपके दिमाग में आना चाहिए तो भाई धन और ऋण आवेश क्या है, गणित के कोई चिन्ह है, दो चिन्ह है हमारे, संक्रियाएं हैं, तो धनावेश और ऋणावेश यहां पर। लेकिन अब यहां पर मजेदार बात यह है कि यहां पर इनको जो हम आवेश उत्पन्न किए उन्हें धनावेश और ऋणावेश ही क्यों कहा, क्योंकि जब एक हमने कांच की छड़ लिया था और एक रब प्लास्टिक की छड़ लिया था, उसको आप कप के कपड़े से रगड़ा था, और उन दोनों को हम नजदीक लाकर, जब दोनों को नजदीक लाए तो पर चट की आवाज उत्पन्न हुई, प्रकाश उत्पन्न हुआ, और वो क्या हो गया, अनावेशित हो गए। हमने जब दोनों को, कांच की छड़ के आवेश को और रबड़ की छड़ के आवेश को आपस में मिला दिया, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, नष्ट हो गए। जब ये दोनों आपस में नष्ट हो गए तो मतलब ये विद्युत रूपेण से क्या हो गया, उदासीन हो गया। तो गणित में केवल, संसार में गणित में ये दो ऐसे चिन्ह हैं, प्लस और माइनस। अगर ये समान मात्रा में लिए जाए, धनावेश मतलब धन और ऋण समान मात्रा में लिया जाए और इनका योग किया जाए तो हमको शून्य मिलता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम +2 लें और -2 और इन दोनों का योग कर दें तो +2 प्लस -2 = 0 आता है। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि अगर ये समान मात्रा में धनावेश और ऋणावेश मात्रा है, उनको आपस में जोड़ दिया जाए तो क्या होता है, शून्य हो जाता है। इसीलिए हमने जो हमारे कांच की छड़ पर जो आवेश उत्पन्न हुआ उसे धनावेश कहा गया, और जो रबड़ की छड़ पर आवेश उत्पन्न हुआ उसे ऋणावेश कहा गया। इसी प्रकार से अब यहां से हमको स्पष्ट हो गया कि आखिर आवेश का जो नामकरण किया जाता है, जो कांच की छड़ पर आवेश पाया जाता है, और जो रबड़ की छड़ पर आवेश पाया जाता है, उनको अलग अलग नाम दिया गया। तो कांच की छड़ पर जो आवेश उत्पन्न हुआ उसे हमने क्या नाम दिया, धनावेश, और यहाँ पर जो रबड़ की छड़ पर आवेश उत्पन्न हुआ उसे हमने क्या किया, ऋणावेश नाम दे दिया। अब यहाँ पर एक बात और उठती है, धनावेश और ऋणावेश के बारे में चर्चा करने से पहले एक बात और हम चर्चा कर लेते हैं। चर्चा ये कर लेते हैं कि जब मान लीजिए हमने आपको ये बताया कि जब विद्युत आवेश के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि जब हमने कांच की छड़ को और एक रबड़ की छड़ को आपस में नजदीक ला रहे थे, तो जब वो नजदीक आ रहे थे तो वहां पर एक चट की आवाज हुई और चमक पैदा हुई। तो कहने का मतलब ये हो गया, जब आवेश
ऊर्जा जो आवेश, विद्युतीय ऊर्जा जो ऊर्जा है वो नष्ट हो रही है, तो हमको यहाँ पर आवाज के रूप में, चमक के रूप में उत्पन्न हो रही है। सदियों से हम क्या देख रहे हैं कि जब बरसात के समय पर बादल गड़गड़ाते हैं, टकराते हैं, तो वहां पर बिजली उत्पन्न होती है, चमक दिखाई देती है। तो वैज्ञानिकों के मन में ये आया कि आखिर जो यहां पर आवेश उत्पन्न हो रहा है और जो आकाश में बिजली उत्पन्न हो रही है, आवेश उत्पन्न हो रहा है, क्या ये दोनों एक ही है? इसके लिए फ्रैंकलिन ने, अमेरिकी वैज्ञानिक फ्रैंकलिन ने प्रयोग किया। उन्होंने देखा, सबसे पहले क्या किया, एक पतंग बनाया और उसको, पतंग देखिएगा कैसे, एक पतंग बनाकर उन्होंने उड़ाई। इस प्रकार से एक पतंग आप लोग जानते कैसी होती है। ये पतंग बनाया, उसको एक धागे से पृथ्वी पर इसको क्या कर दिया, बांध दिया, और ये यहाँ पर एक बादल है ये, और इसके बीच इसको क्या कर दिया, उड़ा दिया। जब पतंग को उड़ा दिया गया यहाँ से, तो जब आकाश में बादलों के बीच जब चमक पैदा हुई, तो फ्रैंकलिन ने ये देखा कि डोरी को, यहाँ पर जो डोरी लगी हुई है, यहाँ पर धागा लगा हुआ, उसको स्पर्श किया, क्या कुछ झटका मारता है? नहीं, कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। उन्होंने बार बार प्रयोग किया, फिर बाद में और बहुत सारे प्रयोग किया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी। तो उन्होंने सोचा कि आखिर हमारे प्रयोग में ही कहीं गलती है। तो उन्हें एक चाबी पतंग के साथ बांधकर उड़ा दी। फिर से बादल गरजे, बादल आपस में घर्षण हुआ, बिजली उत्पन्न हुई। उन्होंने डोरी को छुआ, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जब बारिश हुई, उस समय बिजली चमकी और उन्होंने डोरी को छुआ, तो उनको झटका लगा। दुनिया में पहला व्यक्ति होगा जिसे बिजली का झटका लगा होगा, और तो उसे मजा आया होगा। सबसे पहला झटका उन्होंने अनुभव किया होगा, और पहले ही व्यक्ति होंगे फ्रैंकलिन, जिन्होंने ये देखा कि अगर उनको झटका लगा तो उन्हें मजा आया। तब यहां सिद्ध हो गया कि यहां पर जो हम आवेश, जो रगड़ने के कारण जो आवेश उत्पन्न, विद्युत उत्पन्न हुई थी, और जो बादलों के घर्षण के कारण उत्पन्न विद्युत हुई थी, वो विद्युत दोनों ही क्या है, एक ही है। क्योंकि यहां पर ये विद्युत किसके कारण उत्पन्न होती है, घर्षण के कारण, अतः इसे घर्षण विद्युत भी कहा जाता है। ठीक है, तो पहले अब हम यहाँ पर धन आवेश और ऋणावेश के बारे में चर्चा करते हैं। तो फ्रैंकलिन ने उनका नामकरण क्या किया, धनावेश और ऋणावेश। इसका नामकरण आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर धनावेश और ऋणावेश, इसका नामकरण कैसे पड़ा। अब इसी में हम धनावेश और ऋणावेश की कुछ और बहुत सारी बातें इसमें देखते हैं। हमने प्रयोग किया था, जैसे आपको फिर से बता देते हैं, हमने एक कांच की छड़ लिया था, उस कपड़े से रगड़ा था, तो उस कांच की छड़ पर अभी हम जानेंगे कौन सा आवेश उत्पन्न होता है, धनावेश उत्पन्न होता है। हमने एक रबड़ की छड़ लिए थे, उसको भी हमने एक कपड़े से रगड़ा था, तो उस पर आप जानेंगे कौन सा आवेश उत्पन्न होता है, ऋणावेश उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि धन आवेश और ऋण आवेश से ये जो छड़ें हैं एक दूसरे को अपनी ओर क्या करती हैं, आकर्षित। तो यहाँ पर हमको क्या मिल गया कि विपरीत प्रकार का आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है। फिर हमने दूसरे प्रयोग में ये देखा था कि मान लेते हैं हम कांच की छड़ है, इसको हमने क्या किया, कांच की छड़ है, इसको हमने दीवार से लटका दिया, इसमें धनावेश उत्पन्न हुआ। और फिर एक कांच की छड़ लिया, उसको भी हमने क्या किया, कपड़े से रगड़ा, और उस पर भी धनावेश उत्पन्न हुआ। अब देखते हैं कि प्रयोग में हमने क्या देखा था कि एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। जब ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो यहाँ पर हमने देखा ये एक दूसरे को क्या करें, प्रतिकर्षित। तो यहाँ से उत्पन्न क्या हो गया कि धन आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। फिर से हमने एक प्रयोग किया, फिर से हमने क्या किया, एक रबड़ की छड़ ली, उसको भी हमने लटका दिया, उस पर ऋणावेश उत्पन्न हुआ। फिर से एक हमने रबड़ की छड़ ली, उसको भी हमने लटका दिया, उस पर ऋणावेश उत्पन्न हुआ। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं कि ऋण आवेश एक दूसरे को भी ये क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो यहां से हमको क्या मिल गया कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले विद्युतीय आवेश की डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिए और इसको ध्यान से समझिए। कहने का मतलब ये हो गया कि जिसे ये क्या करता है, बल आरोपित करता है, और एक दूसरे प्रकार का बल होता है जिसे क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। तो विद्युत आवेश की डेफिनेशन ये है कि विद्युतीय आवेश पदार्थ में आया हुआ वह गुण है जिसके कारण वह दूसरे पदार्थ पर बल आरोपित कर सकता है। विद्युतीय आवेश एक अदिश राशि है, एसआई पद्धति में इसका मात्रक कूलाम होता है। यहां पर ये बातें हो गई।
अब देखिए, अब आगे हम चर्चा करते हैं आवेश के प्रकार। तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं? धनावेश और क्या हो गया? ऋणावेश हो गया। अब यहां पर हम धनावेश और ऋणावेश की यहां पर डिफिनीशन लिख लेते हैं। अब जैसे धनावेश किसे कहते हैं हम फिर से देखते हैं। तो धनावेश की हम डिफिनीशन लिख लेते हैं। धनावेश, धनावेश की डिफिनीशन आप सुनिए एक बार, अच्छे ध्यान से सुनिएगा कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर जो आवेश उत्पन्न होता है उसे धनावेश कहा जाता है। फिर से क्या कह रहे हैं? जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा, जब कांच के छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से फिर से सुनिए। धनावेश, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। दूसरा ऋणावेश, जब, फिर से सुनिए, जब एवोनाइट की छड़ को ऊनी कपड़े या बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो एवोनाइट की छड़ में जो आवेश उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? ऋणावेश कहा जाता है। जब एवोनाइट की छड़ को ऊनी कपड़े या बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो एवोनाइट की छड़ में जो आवेश उत्पन्न होता है उसे ऋणावेश कहते हैं। ठीक है, ये हम क्या कह रहे हैं? जब एवोनाइट की छड़ को ऊनी कपड़े या बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो एवोनाइट की छड़ में जो आवेश उत्पन्न होता है उसे ऋणावेश कहते हैं। ये हो गया। अब यहाँ पर हमने क्या कहा था कि जब, फिर से सुनिए ध्यान से, यहाँ पर हमने कहा था कि यहाँ पर एक, अब आपको नोट लिखना है और उसको ध्यान रखना है कि हमने कहा था धन धन आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं। यहाँ पर विशेष नोट में लिखिएगा, यहाँ पर हमने कहा तो ये कि नोट फर्स्ट, सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। दूसरा, विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। ठीक है, ये हो गया। तो यहां से देखिए हमने ये कहा कि जब धनावेश और ऋणावेश की डिफिनीशन आपने लिख ली और इसी प्रकार सजातीय आवेश
में प्रतिकर्षण और विजातीय आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है। ये तो हो गई यहाँ पर धनावेश और ऋणावेश की बात। ठीक, इसी प्रकार से आगे हम ये कह सकते हैं कि विद्युत आवेश एवं क्षेत्र में आज हमने क्या क्या जान लिया कि विद्युत आवेश है क्या, विद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है, और इसमें आकर्षण प्रकृति का कौन सा है, प्रतिकर्षण किस किस में होता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि आवेश सदैव जोड़ों में उत्पन्न होता है। जब कांच की छड़ को कपड़े से रगड़ा था तो कांच की छड़ में जो आवेश उत्पन्न हुआ था वो धनावेश, लेकिन कपड़े में जो आवेश उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है, ऋणावेश कहा जाता है। बस आज की क्लास इतनी ही। थैंक यू।